टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, क्या पढ़ा, देन टू बी कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले हमने कहा घूर्णन गति क्या होती है। तो मैंने कहा बोलो कोई भी बॉडी के अंदर जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो किसी एक्सिस अक्ष के अराउंड जो गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ये फैन चल रहा है, इसकी कैसी मोशन है, बोलो रोटेशनल मोशन। अपनी साइकिल है, 22 मोटरसाइकिल है, उसको मेन स्टैंड पे खड़ा कर दें, फिर उसके व्हील को घुमाएं तो कौन सी होगी, बोलो रोटेशनल मोशन। एक गाड़ी का पहिया चल रहा है, वो ये वाली नहीं होती है, उसका नाम होता है रोलिंग मोशन। बोलो क्या होती है, लोटनी गति। क्लियर, तो हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी हमारा टॉपिक का नाम क्या है, घूर्णन गति। क्लियर, फिर मैंने आपको कहा कि घूर्णन गति टॉपिक के अंदर एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। तो मैंने आपको क्या कंपैरिजन कराया, जो हम जानते हैं, रेखीय गति और घूर्णन गति में कंपैरिजन कराया। मैंने कहा जो हमारी लीनियर मोशन में, रेखीय गति में, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वहाँ x होगा तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। वहाँ पर अगर हम वेग होता है तो यहाँ पर क्या होगा, कोणीय वेग। वहाँ वेलोसिटी होता है तो यहाँ क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। वहाँ v होता है तो यहाँ ओमेगा होता है। वहाँ अगर एक्सीलरेशन त्वरण a होता है तो यहाँ पर कोणीय त्वरण बोलो अल्फा होता है। वहाँ पर बोलो संवेग मोमेंटम p होता है तो यहाँ पर बोलो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग j होता है। वहाँ p बराबर m v होता है तो यहाँ पर m की जगह i और v की जगह ओमेगा i ओमेगा होता है। क्लियर, ऐसा करके मैंने सारे आपको बताए। मैंने कहा वहाँ जहाँ मास होता है द्रव्यमान, वहाँ पर यहाँ जड़त्व आघूर्ण होता है। जिन फॉर्मूले में m आएगा वहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। क्लियर, तो ये ऐसा करके अपन ने सारा लिखा था। फिर अपन ने कहा कि भाई हमें क्या पढ़ना है, एक एक इसके कंपोनेंट पढ़ना है। पहला मैंने बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। मैंने कहा बोलो रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में, कोई भी पार्टिकल जो कण जो कोण एंगल तय करेगा बोलो गति का, वही क्या होगा, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैंने कहा कोई इस घूर्णन गति के अंदर पार्टिकल यहाँ से चलकर बोलो यहाँ से, ये आपसे मैं कह रहा हूँ इसकी रेडियस है। क्लियर, बोलो यहाँ से चलकर इतना आ गया तो बताओ उसने थीटा कितना तय कर लिया, आप कहोगे 180 या पाई कर लिया। यही सिखाया मैंने आपको। अगर यहाँ से आकर यहाँ कर लिया तो पूरा एक चक्र पूरा कर लिया तो इस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 या 2 पाई हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब एक पूरा चक्र घूमेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई। तो बोलो n चक्कर करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। ये मैंने बताया। फिर एंगुलर वेलोसिटी बताया। एंगुलर वेलोसिटी में क्या कहा, मैंने कहा ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई हम वेलोसिटी क्या करते हैं, बोलो x बाई टी करते हैं, तो यहाँ v है तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो टाइम ही रहेगा। बोलो बात समझ में। फिर मैंने आपको इसकी यूनिट डायमेंशन सब बताया। क्लियर, और इसके बनने वाले क्वेश्चन अपन ने देखे थे। इतनी कहानी अपन ने स्टडी की है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है। क्लियर, आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, दो चीजें मैंने पढ़ाई थी, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन, एक एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। अब आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने कहा कोणीय बोलो त्वरण। ठीक है, एंगुलर एसिलरेशन। क्या बोलेंगे, बोलो एंगुलर, मैंने कहा एसिलरेशन। ठीक है, और जिसका सिंबल क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा। ओके, बोलो परिभाषाएं बहुत आसान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पूछूं त्वरण एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहोगे वेग में परिवर्तन की दर। बचपन से जाना है तो बताओ इधर क्या परिभाषा हो जाएगी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। और समझे नहीं समझे बोलो, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, बोलो कोणीय
वेग, एक बार ध्यान देना, में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन की दर, ठीक है, को क्या कहते हैं? कोणीय, मैंने कहा त्वरण कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोल सकता था मैंने कहा चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बोलो उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर एसिलरेशन कहते हैं। इसका मतलब जो मैंने परिभाषा लिखी है उसको करूं तो अल्फा इजिकल टू क्या होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। बोलो यही एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये टाइम होता है। 8t सेकेंड करूं तो आपसे मैं करूं अल्फा इजिकल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इतनी तो आप जानते ही हो कहानी, बोलो। और जानते हो बोलो क्लियर। ये औसत होता है और ये इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक होता है, टी सेकेंड पे होता है, क्लियर। अच्छा आगे कहानी को बताऊं तो मैंने कहा इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब अगर मैं यहां पर करता हूं यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा मतलब क्या करना चाह रहा हूं? कोणीय त्वरण की इकाई। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको कहा चूंकि बोलो अल्फा इजिकल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, जरा बताना इसकी क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। कल सिखाया था मैंने, रेडियन पर सेकेंड। और समय की क्या होती है? सेकेंड। तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? बोलो जो कल सिखाया उसका यूज कर रहा हूं। बोलो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। तो नीचे टाइम है तो टाइम की सेकंड, तो क्या हो जाएगा? सेकंड सेकंड से सेकंड स्क्वायर। अगर मैं यहां पर करूं बोलो अल्फा की विमा, डायमेंशन ऑफ बोलो अल्फा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बोलो क्या करेंगे? इधर ध्यान दो, मैंने कहा चूंकि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, जरा बताना इसकी डायमेंशन क्या होती है? आप कहोगे सर इसकी तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो यहां पर रेडियन की कुछ होती नहीं है और यहां पर इसकी क्या होती है? 1/t। और समय की क्या होगी? टी। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो 1/t स्क्वायर। यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? t-2, या और सुंदर लिखता हुआ लिखूं m0 L0 t-2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? बोलो। अरे रेडियन बोलो कोणीय विस्थापन ऐसा होता है जिसकी इकाई होती है लेकिन विमा नहीं होती है, क्लियर। तो इसका मतलब इसकी कुछ होगी नहीं, जिसकी कुछ नहीं होती उसका क्या लिखते हैं? 1। और समय का सेकंड का क्या लिखूंगा? t। नीचे भी सेकंड का क्या लिखूंगा? t। फिर बताओ ये टी टी कट जाएंगे कि 1/t स्क्वायर हो जाएगा? और बचपन में मैथ्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो 1/t स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो। तो फिर तो आगे कहानी समझ में आए? बोलो ये मैंने इसका बेसिक बताया, इतनी कहानी समझ में आए? बोलो नोट कर लिया जाए।
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई बोलो? ठीक है, हो गया नोट? नाउ क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ, इधर देखो। मैंने कहा कि हमने वेलोसिटी पढ़ा और एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, v तथा ओमेगा में संबंध। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए रिलेशन, बोलो बिटवीन v एंड ओमेगा। पहले बताओ v कौन है, ओमेगा कौन, अच्छे से जानते हो? बोलो v कौन है, लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी। ओमेगा कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ओके, मैंने कहा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला, ये बताओ एक सदिश राशि है कि नहीं है? हाँ कि ना? अरे वेलोसिटी सदिश राशि है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बताओ सदिश राशि कैसे प्राप्त होता है? दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। क्लियर? बताओ यहाँ बीच में क्रॉस आएगा, डॉट आएगा? क्रॉस आएगा, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी करते तभी सी बोलो वेक्टर मिलता है। क्लियर? बोलो बात समझ में? मुझे एक बात बताओ, इस पे आपको डाउट है क्या? अरे बचपन से पढ़ता है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है? वेग सदिश राशि है, एक अदिश राशि है? बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने क्या कहा, लाइफ में भले फिजिक्स अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भुलाए नहीं भूलते हैं। उसमें एक ये भी है कि वेग क्या है, बोलो एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। एसिलेशन त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। और बचपन से पढ़ा है ना अपन ने, बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वेग सदिश राशि है, अदिश राशि है? सदिश राशि है। और सदिश प्राप्त करने के लिए दो सदिशों के बीच में कैसा गुणनफल होना चाहिए? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल का मतलब क्या होना चाहिए? क्रॉस। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो मैंने कहा ए तथा अल्फा में संबंध। बताओ, ये भी आज पढ़ा चुका हूं, ये मैंने बोलो कल पढ़ाया था। ठीक है, एक साथ स्पेशल नोट बता रहा हूं। पहले बताओ यहाँ पर ए क्या है, आप कहोगे एसिलेशन, बोले तो रेखीय त्वरण। बोलो अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। बोलो बताया मैंने आपको। बोलो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ए क्या है, अल्फा क्या है। और हमने कल जब चैप्टर चालू किया था तो मैंने सारे बताए थे, वी कौन, ओमेगा कौन, ए कौन, अल्फा कौन, सबके नाम लिखे थे मैंने। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो एच इट सेम आएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। क्या लिखा, बोलो अल्फा क्रॉस आर। अब आपको मैंने कहा ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बोलो आपको पूछते हैं निम्न में से, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वी तथा ओमेगा में सही संबंध है। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन दे दिया वी इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर आर क्रॉस ओमेगा। एक ऑप्शन दे दिया वी इज इक्वल टू, बोलो आर डॉट ओमेगा। एक दे दिया v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर। एक दे दिया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। बताओ कौन सा सही है, बोलो पहले बताओ। सबके अंदर v इज इक्वल टू आर ओमेगा ही है, बोलो। अर्थ, लेकिन आपको जब एग्जैक्ट की बात आएगी तो आपको याद होना चाहिए कौन सा सही है, बोलो। ABCD में कौन सा डी सही है? पक्का? मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। चार ऐसे रिलेशन हैं जो आपको याद होने चाहिए। बोलो कितने रिलेशन? चार रिलेशन। बोलो इसी चैप्टर के, बोलो आपको दो याद हो गए तो दो अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने लिखा एक v इज इक्वल टू, अभी बताया ओमेगा क्रॉस आर, पहला। बोलो a इज इक्वल टू, क्या बता रहा हूँ, बोलो आपको मैंने कहा, बोलो अल्फा, बोलो क्रॉस आर। ठीक है, मैंने कहा तीसरा j इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और चौथा
टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मैंने चार लिखे, मेरी बात को समझना। पहले बताओ ये किस में संबंध है? आप कहोगे बल और बल आघूर्ण में। ये किस में है? बोलो संवेग और कोणीय संवेग में। पहले बताओ ये एक एक चीज आगे जाकर इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि नहीं? बोलो। यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? एक साथ ये चार रिलेशन लिखा तो अपने को क्या पता चला? दो राशियां ऐसी है जिसमें आर पहले आता है और दो राशियां जिसमें आर बाद में आता है। बोलो मेरी बात समझ में? ये कौन है? बल आघूर्ण टॉर्क। ये कौन है? एंगुलर मोमेंटम। बताओ बल आघूर्ण और जे, बोलो आपको बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? बताओ ए और बी में संबंध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा। अब मैंने कहा ये तो एग्जैक्ट याद रखना पड़ता है। जैसा ये क्वेश्चन आया, बताओ इन तीन के भी बन सकते नहीं बन सकते? अरे बोलो बन सकते नहीं बन सकते? पैटर्न बताया मैंने आपको। अब मैंने कहा बोलो अगर हमें बोलो एग्जाम में आ गया, हम पूरा सब कुछ पढ़ के जाते हैं, वो एग्जाम में क्या होता है? भूल जाते हैं। बोलो किस में आर पहले था, बोलो बाद में था, और भूल जाते नहीं भूल जाते? क्या आप सबकी आईक्यू बोलो 140 से प्लस है क्या? बोलो एक बार जो हमने पढ़ा बोलो जिंदगी में कभी नहीं भूलते, ऐसा नहीं है। बोलो आईक्यू 100 ऑन एवरेज सो ही है। इसका मतलब भूलना हमारा बोलो स्वभाव है। बोलो बात। इसका मतलब वो याद कैसे रहेगा? अगर हमने कुछ लॉजिक सोच लिया तो याद रहेगा। मैं क्या बता रहा हूँ समझना। एक मैं याद करा दूं तो बताओ फिर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा इन दोनों में सेम होता है, इन दोनों में सेम होता है। अगर मैं याद करा दूं कि इसमें आर पहले आता है तो बताओ इसमें भी आर पहले ही आएगा, इन दोनों में आर बाद में आएगा। काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। अच्छा मुझे बताओ जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसकी तारीफ करते हो कि नहीं करते? बोलो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसकी क्या करते हो? अरे तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो। ओके। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसकी क्या करते हो? आप तारीफ करते हो। क्या करते हो उसकी? बोलो। बोल ही नहीं रहे। क्या करते हो आप? उसकी तारीफ करते हो। इसका मतलब हमें राज की बात पता चल गई। बोलो क्या पता चला? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आपको कि आपको पता चल गया तारीफ से हमारा काम हो जाएगा। टी यानी क्या है? टो मतलब समझ गए? बल आघूर्ण। अच्छा बल आघूर्ण में पहले आर आएगा पहले एफ आएगा? और पहले क्या आएगा? अच्छा अगर ये आपको याद हो गया या भूल गए तो आप माइंड में ले आओगे। बताओ ये ले आओगे तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा ये आ जाएगा तो ये दोनों अपने आप आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? बोलो मैंने क्या चताया? समझ में आया? बोलो। जहां पर चीजें याद करने की है वहां आपके दिमाग में कोई लॉजिक होना चाहिए तो आपको 100% याद रहेगा। ये मैंने क्या बताया? समझ में आया? बोलो। ये दो तो अभी मैंने पढ़ाए हैं, ये दो भी इसी चैप्टर में आगे आएंगे तो मैंने कहा स्पेशल नोट करके चारों का एक साथ ही फंडा बता देता हूं ताकि आगे आए तो पहले से ही ध्यान रहे कि हाँ हमें इसका याद है। बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके नोट करोगे। आर ठीक है। अक्स से दूरी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है। बोलो ए। बोलो ये तो क्या हो गया? बोलो रेखीय त्वरण, लीनियर एसिलरेशन। ठीक है। बोलो अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। ठीक है। एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है। और आर क्या है? बोलो अक्ष से दूरी। ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिज्या
त्रिज्य सदिश, क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश, ठीक है। रेडियल वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर, ओके। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर, ओके। किया नोट बोलो। ये रिलेशन याद ही रखने पड़ते हैं। बोलो बात समझो ना, किस में आर पहले आएगा बाद में आएगा। मैंने आपको बोलो 4 इस चैप्टर में ऐसे रिलेशन आते हैं, एक ट्रिक से याद करा दिया, बाकी अपने आप ही याद हो जाएंगे, ओके। और जो ट्रिक बताई वो समझ में आए बोलो। जो आपको अच्छा लगता है हमेशा आप उसकी क्या करते हो बोलो? तारीफ करते हो। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं इधर देखो, नोट। डॉट का मतलब क्या है? अदिश गुणनफल। क्या है बोलो? अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश गुणनफल मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इधर ध्यान देना अच्छे से। अब मैंने कहा ये डॉट कब आएगा, तो मैंने कहा दो वेक्टर का जब डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है तब कैसी चीज मिलती है? अदिश राशि। क्लियर? कैसी मिलती है? अदिश राशि, ओके। जैसे एक आपसे मैं को एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा आपको वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डी होता है। और होता है कि नहीं होता है? एफ क्या है? फोर्स। बोलो एक वेक्टर है। डी यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन वर्क एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी इनका फॉर्मूला बनता है बीच में क्या आता है बोलो? डॉट आता है। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा आपको कि बोलो यहां पर मैं आपको कहूं कि बोलो नंबर 2 स्पेशल नोट। बोलो क्रॉस का मतलब क्या होता है? और क्रॉस का मतलब क्या होता है? सदिश गुणनफल, ठीक है। सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वेक्टर। बोलो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अच्छा, मैंने कहा अभी बताया ये क्रॉस कब आएगा बोलो? जब हमें दो वेक्टर से क्या मिलेगा बोलो? वेक्टर मिलेगा। क्लियर? बताओ, इसी के ये 4 एग्जाम्पल रहे आपके सामने। और समझे नहीं समझे बोलो? मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए बोलो? क्लियर? ओके। इसके एग्जाम्पल ये है कि नहीं आपके सामने बोलो? डॉट के अंदर किसी को भी पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेक्टर में फर्क पड़ता है। बात समझो ना? ये स्पेशल नोट नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये क्या बताया, समझ में आया बोलो आपको?
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, जो चीज़ें याद करने की है उसके आपके दिमाग में कोई ना कोई ट्रिक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो याद ही करना पड़ता है। आपको ऐसा आ गया, अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप देखो सब में ऑप्शन तो एक जैसे ही लग रहे हैं। और बोलो सब में इधर वी भी है, बोलो अरे सब में एक जैसे ही लग रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, मैंने आपको ये दो रिलेशन बताए, मेरी बात को समझना। मैं क्या आपको इस रिलेशन से बताना चाह रहा हूँ उस पे आता हूँ। क्लियर? ये तो आपको रिलेशन याद होने चाहिए, क्वेश्चन आपको पता चल गया। अब स्पेशल नोट आपसे मैं कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। मैंने कहा स्पेशल नोट, ओके। नंबर 1, ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, अभी कोई बॉडी है, इसमें आपसे मैं कह रहा हूँ ये एक कण है, ये 2 पार्टिकल है, ये 3 पार्टिकल है। वैसे हजारों पार्टिकल होते हैं, मैं 3 पार्टिकल को लेके चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर? मैंने दे दिया ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 3 पार्टिकल है बोलो। अच्छा बताओ, ये अक्ष है, इसकी अक्ष से दूरी क्या होगी? R1 मैंने बोल दिया, पहला पार्टिकल R1 बोल दिया। क्लियर? ये क्या बोल दिया मैंने? R2, ये क्या बोल दिया मैंने? R3 बोल दिया बोलो। अच्छा, ये ओमेगा से घूम रहा है, और घूम रहा है बोलो, ये पंखा है, 3 पंखड़ियां है, बताओ ये घूमता है तो बोलो हर पंखड़ी जिस पंखा जिस स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वैसे ही घूम रही है, कि एक पंखड़ी कहेगी नहीं मैं तो धीरे चलूंगी, ऐसा थोड़ी होता। बोलो सब साथ में चलते। इधर ध्यान से समझना, मैंने ये बनाया, अब मैं क्या देखना चाहता हूं, ये पहला पार्टिकल है, इसका v क्या होगा? तो बताओ v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर, बताया मैंने आपको। तो बताओ यहां पर जब v1 करूंगा तो ओमेगा इंटू R1 आएगा नहीं आएगा? ओमेगा तो हर पार्टिकल का क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, v2 करूंगा, क्या लिखूंगा? ओमेगा इंटू R2। v3 करूंगा तो क्या होगा? ओमेगा इंटू R3। मुझे क्या पता चला? मुझे एक राज की बात पता चली कि बोलो आपसे मैं कहूं, चूंकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, इसलिए v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3। मतलब क्या पता चला कि जब भी रोटेशनल मोशन होती है तो जो रोटेशनल कंपोनेंट है, जो घूर्णन घटक है, वो तो उस बॉडी के हर पार्टिकल के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो लीनियर कंपोनेंट होते हैं, जो रेखीय घटक होते हैं, वो हर कण के लिए क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बोलो मेरी बात समझ में? यहां पर रोटेशनल कंपोनेंट कौन है और कौन है? ओमेगा। और यहां पर लीनियर कंपोनेंट कौन है? वी। बोलो बात समझ में आई मेरी? अच्छा, इसी से एक और करके देख लेते, फिर अपन रिजल्ट लिखेंगे। बोलो मैंने कहा ये कोई बॉडी है, क्लियर, और ये आपका बोलो यहां से घूम रही है, ठीक है। बोलो मैंने कहा, बोलो ओमेगा से घूम रही है मतलब अल्फा से घूम रही है, एक ही बात है बोलो। और बोलो ओमेगा सेम होगा तो अल्फा भी सेम ही होगा ना, क्योंकि अल्फा होता क्या है? ओमेगा डिवाइड बाय टी। अच्छा बोलो ये एक पार्टिकल है, बोलो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, बात समझना। बोलो मैंने कहा इसको 1 दिया R1, ठीक है, इसको 2 बोला तो R2, इसको 3 बोला तो R3, बात समझ में आए? मैंने कहा अगर मैं बताओ यहाँ पर मुझे पता A बराबर क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर, वो तो होता है, अभी रिलेशन बताया मैंने आपको। अच्छा, मैं अगर A1 करूंगा तो अल्फा इंटू R1 करूंगा, नहीं करूंगा? बोलो हाँ कि ना? बताओ मैं A2 करूंगा तो क्या करूंगा? अल्फा इंटू R2। बताओ A3 करूंगा तो क्या होगा? अल्फा इंटू R3। अगेन मुझे क्या पता चला? बोलो मुझे पता चला R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। तो बताओ इसलिए A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3। लेकिन अल्फा बोलो आपसे 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर अल्फा, और सबका अल्फा सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो यहाँ पर भी बोलो मैं क्या बोलूँ? ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 बराबर ओमेगा। क्या पता चला हमें? इस घूर्णन गति के अंदर हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उनके कोणीय घटक, कोणीय घटक का मतलब समझ गए आप? बोलो कोणीय वेग बोलूं या कोणीय त्वरण बोलूं, वो तो होंगे समान, लेकिन लीनियर घटक, बोलो आपसे लीनियर कंपोनेंट, रेखीय घटक, चाहे वो कण वेग बोलूं चाहे त्वरण बोलूं, वो क्या होंगे? अलग अलग होते हैं।
बोलो मेरी बात समझ में आए? इन दोनों से मैं यही चीज प्रूव करना चाह रहा था। बोलो आपको मेरी बात समझ में आए कि नहीं आई? बोलो क्लियर? तो इन दोनों से हमारा क्या रिजल्ट निकला वो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। अतः बोलो हम क्या कह सकते हैं कि बोलो घूर्णन गति में, घूर्णन गति में, बोलो घूर्णन गति में मतलब इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। घूर्णन गति में मैंने कहा किसी भी पिंड, ठीक है, पिंड मतलब क्या होता है? बॉडी, ठीक है, में उपस्थित सभी बोलो कणों, ठीक है, कण का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स, ठीक है, सभी कणों का मतलब क्या हो गया? बोलो पार्टिकल्स, ठीक है, के लिए घूर्णन घटक, बोलो घूर्णन घटक मतलब क्या हो गया? बोलो रोटेशनल कंपोनेंट, बोलो घूर्णन घटक। मैंने कहा बोलो यहां पर क्या लिख रहा हूं? रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है। जैसे बोलो जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं अपने आप समझ जाओगे? अरे बोलो समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? बोलो ओमेगा कौन है? कोणीय वेग। अल्फा कौन है? कोणीय त्वरण। बता चुका हूं। बोलो एटसेट्रा। तो मैंने कहा समान, ठीक है, समान मतलब इक्वल, ठीक है, समान मतलब क्या बता रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा बोलो इक्वल, ठीक है, इक्वल, ओके, होते हैं परंतु परंतु रेखीय घटक का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? लीनियर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे बताओ मैं अगर ऐसा लिख दूं v, बोलो a, अपने आप समझ आओगे? बोलो ओके एटसेट्रा। बोलो अलग अलग होते हैं। बोलो आपको ये स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो इसको समझाने के लिए मैंने ये बताया और इनको समझाने के लिए पहले रिलेशन बताया है। बोलो बात समझ में आए? नोट करोगे?
ओके, ये क्या लिखा समझ में आया बोलो? इन रोटेशनल मोशन बोलो एंगुलर कंपोनेंट आर इक्वल एंड नो, आपसे मैं कह रहा हूँ लीनियर कंपोनेंट आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब जो ये मैंने बताया इससे क्वेश्चन कैसा आता है, अभी अपन चार ऑप्शन के साथ करते हैं। ओके, हो गया नोट बोलो? पहले बताओ, ये मैंने जो आपको समझा के ये लाइन लिखी वो समझ में आई बोलो आपको? ओके, लाइन दिमाग में बैठी? एग्जाम में कैसा आता अभी मैं कराता हूँ, ये हटा दूँ? हो गया नोट बोलो? इधर देखो, एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, गुणन गति, ठीक है, में निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा घटक घटक एक बॉडी में उपस्थित उपस्थित सभी कणों के लिए समान होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ में आया बोलो? आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा इन रोटेशनल मोशन बोलो आपसे विच कंपोनेंट आर इक्वल फॉर ऑल पार्टिकल इन बोलो बॉडी। क्लियर? तो ऑप्शन कैसे देते हैं आपको? एक दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। एक दिया आपको एसिलेरेशन, क्या दिया बोलो? एसिलेरेशन, ठीक है। एक दिया आपको कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक दिया आपको कोणीय त्वरण, मतलब एंगुलर एसिलरेशन, ठीक है। और एक दे दिया आपको बी और सी बोथ। पहले बताओ, यह इक्वल पूछा का अनइक्वल पूछा? बोलो, अगर अनइक्वल पूछते तो अलग आंसर होता, इक्वल पूछते तो अलग आंसर होगा। यहाँ पर आपको पूछा इन रोटेशनल मोशन, एक बॉडी में जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके लिए क्या समान होता है? तो बताओ, ये तो काट ही देंगे बोलो। मतलब मैंने आपको क्या कहा? एंगुलर कंपोनेंट सेम होते हैं और लीनियर कंपोनेंट सेम नहीं होते। बस आपको अपने आप याद हो गया। बताओ, ये वाला होगा कि नहीं होगा सेम? ये वाला होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये दे रखा तो ये टिक कर देंगे। अरे समझे नहीं समझे? अगर यही क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ इक्वल की जगह क्या लिखा रखा होता? अनइक्वल। असमान पूछते तो यही ऑप्शन होते तो पहला आंसर हो जाता। बोलो मेरी बात, जो मैंने यहाँ पर ये सिखाया है अल्टीमेटली वो कहाँ काम आएगा? यहाँ काम आए। क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, लेकिन उसको करने के लिए आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि कब तो मैंने इक्वल टिक करना और कौन सा अनइक्वल टिक करना है। मेरी बात समझ में आए बोलो? नोट करोगे ये? क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ऐसा कैसा एक और कराता हूँ। हो गया नोट बोलो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा आपको कहा जाए एक बॉडी
में 4 पार्टिकल, ठीक है। कितने कण है बोलो, और कितने कण है, 4 पार्टिकल, 4 कण है जिनकी बोलो एक्सिस मतलब अक्ष, ठीक है, से दूरी क्रम से R1, R2, R3 एंड R4 है। क्लियर, बोलो R1, R2, R3 और R4 है। यदि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R2 इज नॉट इक्वल टू R3, R3 इज नॉट इक्वल टू R4 हो तो निम्न में से, बोलो निम्न में से, ठीक है, क्या, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इन पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स के लिए सही होगा। क्लियर, पहला ऑप्शन दे रखा है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है V1 इज, बोलो लेस देन, आपसे V2 इज ग्रेटर देन V1, V3 इज ग्रेटर देन V2 और V4 इज ग्रेटर देन V3। तीसरा बोलो V1 लेस देन V2, बोलो ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V3, V3 ग्रेटर देन V4। ओके, पहले बताओ ये दोनों ऑप्शन सेम है कि अलग है, बोलो। अरे सेम है कि अलग है, ये दोनों ऑप्शन सेम है कि अलग है, अलग है ना। अच्छा, V1 इज नॉट इक्वल टू V2, V2 इज नॉट इक्वल टू V3, V3 इज नॉट इक्वल टू V4। बताओ इनमें से क्या आंसर सही होगा, बोलो A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। ए वाला तो अगर किसी ने बोला ना, उल्टा लटका दूंगा मैं, बोलो ए कैसे हो सकता है, मुझे बताओ, ए तो हो ही नहीं सकता ना। अरे पहले बताओ ए होगा क्या, हाथ रुक जाना चाहिए आपका। पहले बताओ ए तो हो ही नहीं सकता है ना। अभी चिल्ला चिल्ला के बताया, अच्छा ने केवल बताया, प्रूव करके बताया कि बोलो रेखीय घटक कभी भी पार्टिकल्स के समान नहीं होते हैं। बोलो बात समझ में। अच्छा मैंने और ये दे दिया तो बताओ ये तो इस जन्म में हो ही नहीं सकता है। अब 3 ऑप्शन बचे, बताओ कौन सा मोर करेक्ट होगा, बोलो है। अरे बोलो डी होगा ना। मुझे क्या पता ए R1, R2, R3, R4 में क्या रिलेशन, अगर वो मुझे रिलेशन देता तो मैं भी बता देता, बोलो। अरे पहले बताओ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर चारों को नॉट इक्वल दिया तो हम भी नॉट इक्वल बोलेंगे। अगर यहाँ पर ये दे देता R1 बोलो से R2 बड़ा, तो मैं उस अकॉर्डिंग करता ना। मेरी बात समझे समझे, बोलो क्या बताना चाह रहा हूँ। इसी में बोलो 3 क्वेश्चन बन सकते थे, बोलो बन सकते थे नहीं बन सकते थे। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो इसका आंसर मैंने ये बताया, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर यहाँ अनइक्वल लिख रखा होता तो क्वेश्चन बदल जाता, आंसर बदल जाता। तो एक मैंने कराया, एक वर्बली बताया। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको कहा जो मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन अलग देते तो इनमें से अपन कर सकते थे, बोलो भाई जैसी कंडीशन देंगे वैसा करेंगे ना। मुझे ये बोल दिया R1, R2, R3, R4 बोलो इक्वल नहीं है, तो मेरे को ये थोड़ी बोला कौन किससे बड़ा है, ये नहीं बोला तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये होगा कि ये होगा, बोलो तब मैं भी कह दूंगा ये भी इक्वल नहीं है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई, बोलो नोट करोगे। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो आपको क्लियर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, बोलो आपको। छोटी सी बात है, थोड़ी छोटी सी है कि घूर्णन गति में रेख के घटक तो अलग अलग होते हैं और घूर्णन घटक समान होते हैं। क्लियर। मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको। क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3।
जो मैंने वर्बली बताया वो सब समझ गए बोलो आप? ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आया समझ में? ओके। मैंने कहा आपको तो वापस क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? आप मेरी तरह नहीं कर सकते हो। ओके, इधर ध्यान देना। मैंने ये सब कुछ किया, ठीक है, के लिए सही है। बताओ इस बार क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आपको है कि एक बॉडी है जिसके 4 पार्टिकल हैं, जिनके एक्सिस से डिस्टेंस ये है और जिनमें रिलेशन ये है। तो इस पार्टिकल्स के लिए क्या सही है? ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? पक्का ए होगा? क्योंकि इस बार आपको पता चल गया कि यार घूर्णन घटक तो हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं, उनका आर से कोई लेना देना नहीं है। और समझे ही समझे बोलो। पहले बताओ, ये सरासर गलत, और ये इसलिए गलत क्योंकि मुझे इनके बारे में करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो, नोट करोगे? घूर्णन गति के कितने घटक के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं? 3। एक आपका कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। थीटा, ओमेगा और अल्फा, तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। क्लियर? कल हम स्टडी करेंगे अगला कंपोनेंट जिसका नाम है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने इस चैप्टर की जान बोला है। मतलब वो है तो सब है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जिसका नाम क्या है? जड़त्व आघूर्ण। ओके, 5 मिनट ब्रेक।